हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहली जो यूनिट है एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसकी थ्योरी क्लासेस हमने दो थ्योरी क्लासेस में मैंने इस चैप्टर को समाप्त किया है। तो पहले आप उन थ्योरी क्लासेस को देखें, उसके बाद आज हम एमसीक्यू के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई किस तरह से क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते हैं और हम उनका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा को नियंत्रित करना, कक्षा में अनुशासन बनाना, अधिगम प्रक्रिया को समझना और पाठ्यक्रम बनाना। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो मुख्य उद्देश्य इसका होता है कि भाई किस तरह से हम अच्छा पढ़ा सकते हैं और बालक अच्छा अधिगम कैसे कर सकते हैं, ये उसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया को समझना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? यानी कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किसका अध्ययन करता है? केवल शिक्षकों का, केवल विद्यार्थियों का, अधिगम और व्यवहार का, और पाठ्य पुस्तकों का? तो देखिए, ये ऑप्शन से ही हमें नजर आ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जब मूल उद्देश्य है कि अच्छा अधिगम कराना, अच्छा शिक्षण कराना, तो वह अध्ययन भी किसका करेगा? वो अधिगम और व्यवहार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है शिक्षा नीति बनाना, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा व्यवहार का विश्लेषण और परीक्षा प्रणाली। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा नीति बनाना इसका प्रमुख कार्य नहीं है, विद्यालय प्रबंधन भी इसका प्रमुख कार्य नहीं है, कार्य तो है लेकिन प्रमुख कार्य नहीं है। कक्षा व्यवहार का विश्लेषण, तो कक्षा में जो व्यवहार है बालक द्वारा जो प्रदर्शित किया जा रहा है उसका विश्लेषण करना इसका प्रमुख कार्य है, और परीक्षा प्रणाली इसका प्रमुख कार्य नहीं है। प्रमुख कार्य की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में आता है? प्रेरणा, संज्ञानात्मक विकास, अधिगम सिद्धांत और अनुकूली व्यवहार। तो देखिए, शिक्षण मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है, और अधिगम मतलब छात्र जो सीख रहा है, तो वह आएगा अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? व्यक्तित्व, खगोल विज्ञान, प्रेरणा, बुद्धि। देखिए, व्यक्तित्व, प्रेरणा और बुद्धि जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। खगोल विज्ञान इसका क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी क्यों आवश्यक है? मतलब एक टीचर को एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए? भाई, आप सब एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम दे रहे हो तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो? वेतन बढ़ाने के लिए, कक्षा प्रबंधन हेतु, परीक्षा लेने हेतु, और पाठ्य पुस्तकें पढ़ने हेतु। तो देखिए, आप जब सभी टीचर बनोगे तो क्लास में अच्छा कैसे पढ़ा सकते हो, बालक रुचि के साथ कैसे सीख सकते हैं, और कक्षा का अनुशासन कैसे आप बना सकते हो, तो कक्षा का प्रबंधन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सांविधिक, अनुप्रयुक्त, सैद्धांतिक और दार्शनिक। देखिए, इसकी थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी है। कैसी साइकोलॉजी है? अप्लाइड साइकोलॉजी है, जहां पर मनोविज्ञान के प्रयोगों को शिक्षा में लागू किया गया है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या हो गई? अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में मनोविज्ञान की भूमिका है? केवल पाठ्यक्रम निर्धारण तक सीमित है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में, मूल्यांकन तक सीमित है, और केवल योजना तक। तो देखिए, मनोविज्ञान की भूमिका जो है वो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में होती है। किसमें होती है? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किस पर विशेष बल देता है? शिक्षक केंद्र शिक्षण पर, पाठ्यक्रम की कठोरता पर, विद्यार्थी केंद्र शिक्षण पर, और पुस्तकों के महत्व पर। तो देखिए, वर्तमान समय में जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसीलिए यह विद्यार्थी केंद्र शिक्षण पर क्या देगी? बल देगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक और विलियम जेम्स। तो देखिए, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि के अध्ययन के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग होता है? परियोजना परीक्षण, बुद्धि लब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि के अध्ययन के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा में नहीं आता? अधिगम, विकास, सौरमंडल और अभिवृत्ति। तो देखिए, अधिगम, विकास और अभिवृत्ति शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं, लेकिन सौरमंडल इसका नहीं है, भूगोल का पार्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस रूप में उपयोगी होता है? अनुशासन बनाए रखने में, पाठ्यपुस्तक लिखने में, विद्यालय खोलने में और परीक्षा लिखने में। तो देखिए, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो अनुशासित तरीके से पढ़ाए। जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं वो सही ढंग से उसका जो पढ़ा रहा है उसका अध्ययन करें। तो अनुशासन बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रभावी अधिगम हेतु आवश्यक है केवल सजा, भय का वातावरण, रुचिकर शिक्षण और कक्षा में मौन। तो देखिए, ये ऑप्शन से हमें क्लियर हो रहा है कि रुचिकर शिक्षण जो है वो प्रभावी अधिगम हेतु आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा की भूमिका है निरुत्साह बढ़ाना, सीखने में रुचि बढ़ाना, समय नष्ट करना, शिक्षक को नियंत्रित करना। तो देखिए, जब छात्र में अभिप्रेरणा होगी तो वह सीखने में भी क्या रहे लेगा? रुचि लेगा, यानी अधिगम के लिए वो प्रेरित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, कौन सा मनोवैज्ञानिक लर्निंग बाय डूइंग का समर्थक था? यानी करके सीखने के सिद्धांत का समर्थक था स्किनर, थॉर्नडाइक, जॉन डीवी और ब्रूनर। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो लर्निंग बाय डूइंग के जो सिद्धांत का समर्थक थे वो थे जॉन डीवी, और इनकी जो प्रायोजना विधि है, किलपैट्री की प्रायोजना विधि, वो जॉन डीवी की विचारधारा पर ही आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के व्यवहार को समझने में सहायक कौन सा विषय है? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है शिक्षा शास्त्र में और शिक्षा मनोविज्ञान में। तो विद्यार्थी के व्यवहार को समझने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, कक्षा में विविध व्यवहारों को समझने में शिक्षक को मदद मिलती है। मतलब जो बच्चे हैं उनके व्यवहारों को किसके द्वारा शिक्षक को मदद मिलती है? पाठ्यक्रम से, शिक्षा मनोविज्ञान से, मूल्यांकन से और अनुशासन से। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान छात्र के व्यवहार का भी क्या करता है? अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान, बी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की वेशभूषा, उसका भौतिक स्वरूप, उसके गुणों का समष्टि रूप और केवल उसकी भाषा। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है वो शिक्षा किसी भी व्यक्ति के गुणों का समग्र रूप होता है। यानी ऐसा नहीं है केवल बाहरी दिखावा ही हो, सभी गुण यदि अच्छे हैं तो उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद किसका सिद्धांत है? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर और एरिक्सन। तो देखिए, व्यवहारवाद जो है वो वॉटसन ने भी व्यवहारवाद दिया है और स्किनर ने भी व्यवहारवाद दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है काल्पनिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और मनोगति। तो देखिए, कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और उसमें वैज्ञानिकता आपको दिखाई दे रही हो तो हमेशा आंसर क्या रहेगा? वैज्ञानिक रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है, क्योंकि 80% बातों को सिद्ध करके बताया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर, पियाजे और स्किनर और बंडूरा। तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, शिक्षक मनोविज्ञान का संबंध है केवल शिक्षण से, केवल व्यवहार से, अधिगम व्यवहार एवं विकास से और परीक्षा से। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि तीसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है, अधिगम व्यवहार एवं विकास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है भौतिक, सामाजिक, रासायनिक और गणितीय।
तो देखिए भौतिक, रासायनिक और गणितीय जो विज्ञान है ये आपके विज्ञान वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका बी, सामाजिक। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक को चाहिए डांटना, विद्यार्थियों को समझना, पाठ रटना, नोट्स देना। तो देखिए कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को समझना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को क्या प्रदान करता है? अधिक वेतन, छात्रों की बेहतर समझ, समय पर छुट्टी, सरल पाठ योजना। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों की बेहतर समझ प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की किस आवश्यकता को समझने में सहायक है? केवल मानसिक, शारीरिक, सर्वांगीण और आध्यात्मिक। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की सभी आवश्यकताओं को समझने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बच्चों की आयु, रुचि और क्षमता को समझना किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, नैतिक शिक्षा और गणित। तो इसमें देखिए कंफ्यूज रहेगा, शिक्षा शास्त्र नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु कौन सा मार्गदर्शन आवश्यक है? धार्मिक, शैक्षिक मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और वैधानिक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग है? शिक्षा का इतिहास, बच्चों की परीक्षा लेना, बालक की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण और पाठ्यक्रम की तुलना। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो अनुप्रयोग होगा वो होगा बालकों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने फास्टली मतलब बिना समय गवाए एक कम समय में 30 क्वेश्चन के माध्यम से जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके प्रश्न उत्तर को किया और समझा कि किस तरह के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार अध्ययन कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये सीरीज़ जो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो आपको 15 से 20 दिन में आपको कंप्लीटली साइकोलॉजी मिल जाएगी विद क्वेश्चन आंसर। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।